जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में देश को सबसे बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। भारत के 13वें दिन कल 100 पदक पक्के हो गए। देश ने कुल 95 पदक जीत लिए हैं और 7 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। भारत ने कल 9 पदक जीते हैं। इनमें हॉकी में 1 स्वर्ण पदक पुरुष टीम में और तीरंदाजी में 1 रजत स्पर्धा में जीता है। बैडमिंटन में 1 रजत प्रणय ने जीता है और सैपकट करों में 1 कांस्य महिला रेगू ने जीती है। कुश्ती में वहीं 3 कांस्य पदक जीते हैं और ब्रिज में 1 रजत पुरुष टीम ने जीता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्रिकेट में 1 पदक आना तय है क्योंकि पुरुष टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेगी और कबड्डी में भी आज 2 पदक पक्के हैं। महिला पुरुष दोनों टीमों का आज फाइनल है। तीरंदाजी में भी 3 पदक मिलेंगे। इसमें कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत फाइनल में दोनों खिलाड़ी भारत के ही हैं। कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा 1 खिलाड़ी भारत की है। बैडमिंटन में 1 पदक पक्का है क्योंकि चिराग सात्विक फाइनल में हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे 32 औद्योगिक गलियारे उत्तर प्रदेश में बनेंगे। इससे उत्तर प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 32 औद्योगिक गलियारों का बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा है। इसमें 3 एक्सप्रेसवे के लिए संबंधित 23 जिलों के 84 गांवों को भी चिन्हित कर दिया गया है। अब इन गांवों में जमीन खरीदने का काम शुरू होगा। यह औद्योगिक गलियारे एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होंगे। हर औद्योगिक गलियारे के लिए 100 एकड़ से 600 एकड़ तक की जमीन ली जाएगी। इसके बाद अब जल्द ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए गांव अधिसूचित किए जाएंगे। हरदोई में सवाजपुर तहसील के कौशिया, सरसई, दिवनियापुर और सेमरा झोला गांव एक्सप्रेसवे के लिए औद्योगिक गलियारे के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन गांवों के करीब बनेंगे औद्योगिक गलियारे। इसके बाद यहां बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और निवेशकों को अपने उद्योग लगाने के लिए मनपसंद लोकेशन पर प्लांट उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले वेयरहाउस व लॉजिस्टिक उद्योगों को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। इन औद्योगिक गलियारों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हौजरी, खाद्य प्रसंस्करण और रसायन, दुग्ध प्रसंस्करण, दवा, मशीनरी संयंत्र, IT, कृषि उपज आधारित इकाइयाँ लग सकेंगी। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के विकसित होने से माल परिवहन काफ़ी तेजी से होगा। इससे किसी जिले के खास उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। त्योहारी सीजन में ऑटो होम लोन या दूसरे पर्सनल लोन के महंगा होने का खतरा अब टल गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने रेपो रेट समेत अन्य वैधानिक दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज से 2000 रुपये के नोट बदलने का आखिरी दिन है। 2000 रुपये के नोटों को बैंक खातों में जमा करने व उन्हें दूसरे मूल्य के नोटों में बदलने का आखिरी दिन आज है। अब तक वापस आए कुल नोटों में 87% नोट बैंक खातों में जमा हुए हैं, जबकि शेष नोट विभिन्न काउंटर्स के जरिए बदले गए हैं। अब तक 3.43 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के नोट वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर से 2000 रुपये के नोटों को RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बदला जा सकता है। इन कार्यालयों में एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये के नोट ही बदले जाएंगे। जिन लोगों के घर इन कार्यालयों के दूर हैं वह डाक से अपने नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय में भेजकर उन्हें सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने की सुविधा भी हासिल कर सकते हैं। दाल मसालों की
बढ़ती कीमत एक चिंता का विषय बनी हुई है। दाल व मसालों की बढ़ती कीमत सरकार के लिए अब भी चुनौती है। अब सब्जी व टमाटर के दाम तो अगस्त से भी कम हो गए हैं, लेकिन दाल व मसालों की खुदरा कीमतें अब भी बढ़ रही हैं। दाल के खुदरा दाम कम होने पर महंगाई दर में और कमी आ सकती है। इस बार मानसून में देरी से दलहन की बुआई में वर्ष 2022 की तुलना में 8.5% की कमी आई है। इस साल सितंबर के आरंभ तक दलहन की बुआई 119.9 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 130 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई की गई थी। तुअर व उड़द की फसल तैयार होने में 210 से 225 दिनों का समय लगता है, जबकि चना, सोयाबीन व गेहूं जैसी फसल 120 दिनों में ही तैयार हो जाती है। सरकार दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने से लेकर भारी मात्रा में आयात करने पर विचार कर रही है। त्योहार में दाल के भाव में और तेजी की आशंका भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश के पीलीभीत जिले का दौरा किया। उन्होंने प्रदेश में इको टूरिज्म की संभावनाओं को गति देने के लिए 10 नए वेटलैंड विकसित करने की घोषणा भी की। इससे विकास के साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जंगल से सटे गांवों के युवाओं को ट्रेनिंग व उपकरण देकर गाइड बनाने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को वन्य जीवों से सुरक्षित करने के लिए जंगल में चैनल व सोलर फेंसिंग कराने का भी घोषणा की है। प्रदेश में भूमि विवादों के चलते हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद प्रदेश सरकार ने भूमि विवादों के निस्तारण के लिए 30 नवंबर तक विरासत अभियान शुरू किया है। अभियान की अवधि में विरासत से संबंधित लंबित सभी मामलों का निस्तारण करना होगा। निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी से जवाबदेही तय की जाएगी। प्रदेश में बड़ी संख्या में सीमांकन, निर्विवाद विरासत, नामांतरण और बंटवारे के मामले लंबित चल रहे हैं। इन लंबित मामलों के चलते भूमि विवाद में आपसी झगड़े होते हैं। 2 दिन पहले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में मामलों का निस्तारण नहीं होने पर संबंधित कार्मिक की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश पुलिस के 67,000 पदों पर भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाने के लिए कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस सुविधा के बाद अभ्यर्थियों को अलग अलग पदों पर भर्तियों का बार बार आवेदन करने से मुक्ति मिल जाएगी। प्रदेश पुलिस में 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के अलावा 2,469 उप निरीक्षक, 2,430 रेडियो ऑपरेटर, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2,833 जेल वार्डन समेत 67,000 पदों पर भर्ती होनी है। कल प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने सिमौर और अमृता गांव में पिहानी क्षेत्र में चौपाल लगाई। अमृता में स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर भी उन्होंने जांचा। बच्चों के सवाल पूछने और सही जवाब मिलने पर उन्होंने शाबाशी भी दी। इस दौरान कक्षा 2 की छात्रा से जब उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने पूछा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो बच्चों ने जोर से जवाब दिया, योगी आदित्यनाथ। मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं भी लोगों को बताईं और ग्रामीणों ने छुट्टा मवेशियों की समस्या भी मंत्री को बताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए दुर्घटना में घायल होने के बाद कोमा में पड़े पति के इलाज के लिए पत्नी को पति का संरक्षक नियुक्त किया है। साथ ही इलाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पत्नी को पति की संपत्ति बेचने का अधिकार भी दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में किसी कानून के नहीं होने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए तमाम कानूनों व कोर्ट के फैसलों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया है। यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने पूजा शर्मा की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। नवीन गल्ला मंडी स्थल के विपणन शाखा प्रथम व द्वितीय केंद्र पे
अब धान की खरीद काशी गणेश किया गया है। दोनों केंद्रों पर कल कुल 92 कुंटल धान क्रय किया गया। केंद्र पर धान बेचने वाले किसानों का माला पहनाकर स्वागत भी किया गया और उनका मुंह भी मीठा कराया गया। वहीं अन्य केंद्रों पर सन्नाटा छाया रहा प्रभारी किसानों का, और वो लोग इंतजार करते रहे। किसान मनोज कुमार ने विपणन शाखा प्रथम केंद्र पर 40 कुंटल 80 किलो और इसी गांव के सरोज कुमार ने विपणन शाखा द्वितीय केंद्र पर 51 कुंटल 80 किलो धान विक्रय किया। मेडिकल कॉलेज की बिजली व्यवस्था बदहाल है। शुक्रवार को 4 घंटे बिजली गुल रही। इससे वार्डों में भर्ती मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही पैथोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन जांचें नहीं हो सकी। ऐसे में मरीज घंटों इंतजार करते रहे। मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है। इसके बावजूद यहां आए दिन बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। कहने को तो जनरेटर की सुविधा है, लेकिन जनरेटर कुछ ही जगहों पर काम करता है। कल 7 बजे बिजली गुल हो गई। आपूर्ति बाधित होने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बिजली विभाग को जानकारी दी। बिजली कर्मियों ने पेड़ों की छटाई होने के कारण बिजली न आने की बात कही, जिससे पैथोलॉजी में खून की जांचें, एक्सरे, सीटी स्कैन की जांचें बंद रहीं। साथ ही वार्डों में भर्ती मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हरदोई में 101 गांव में जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराकर कुपोषण दूर भगाया जाएगा। निर्माण के लिए मनरेगा से 7 करोड़ 91 लाख की धनराशि स्वीकृत दे दी गई है। प्रथम किस्त के रूप में 40% राशि भी जारी कर दी गई है। प्रति केंद्र 11,84,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 2 लाख रुपए ग्राम पंचायतों के द्वारा तथा 2 लाख रुपए बाल विकास पुष्टाहार व 7,84,000 रुपए की धनराशि मनरेगा से स्वीकृत कराई गई है। गंदगी के चलते संक्रामक रोग तेजी से फैल रहे हैं। परिवहन निगम के जिम्मेदार साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। सेप्टिक टैंक का ढक्कन खुला पड़ा हुआ है, जिसकी दुर्गंध से लोगों को बस स्टैंड पर बैठना भी मुश्किल हो रहा है। हल्की बारिश में भी यहां जल भराव हो जाता है। रोडवेज बस स्टैंड परिसर में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। गंदगी के चलते संक्रामक रोग के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक हाकिम सिंह के अनुसार परिसर की साफ सफाई कराने के लिए जल्द ही विशेष अभियान चलाया जाएगा। सेप्टिक टैंक के ढक्कन को तुरंत बंद करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये है रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार।